जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में। साथियों, आज हम लोग 3 और 4 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपसे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड, जो कि निकाला जाता है किसके द्वारा? तो साथियों, ये निकाला जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-2023 रिलीज किया है अभी। तो इसमें एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है, इस इंडेक्स का एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा नया पैरामीटर जो है ऐड किया गया है, किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में। ठीक है साथियों, तो आपके ऑप्शन है क्या? वो जो पैरामीटर है वो ये है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। सेकेंड ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, मतलब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक। थर्ड ऑप्शन है फूड टेस्टिंग। फोर्थ ऑप्शन है कंप्लायंस। ठीक है, तो आपको ये बताना है नया वो पैरामीटर कौन सा है जो कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 23 में ऐड किया गया है। ठीक है साथियों, तो आपका सही आंसर है साथियों इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक। ठीक है, तो अभी हाल ही में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें नया पैरामीटर ऐड किया गया है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंक में। ठीक है, तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स क्या है? फूड सेफ्टी के बारे में ये इंडेक्स है कि कितना जो भी फूड है, जो भी मतलब स्टेट का फूड है या कंट्री में जितना भी फूड सप्लाई होता है वो कितना ही सेफ है, खाने के लिए कितना सेफ है, कंजम्पशन के लिए कितना सेफ है। ठीक है, और ये शुरू कब हुआ था? ये 2018-19 में शुरू हुआ था। ठीक है, 18-19 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये क्या करता है? इवैल्यूएट करता है फूड सेफ्टी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें फूड टेस्टिंग होती है, इसमें कंप्लायंसेज होते हैं कि जैसे इंग्रेडिएंट्स के जो कंप्लायंस किए जा रहे हैं कि ज़्यादा शुगर तो नहीं यूज़ है, ज़्यादा सॉल्ट तो नहीं यूज़ है। और ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या ऐड इन किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि इनके पैरामीटर्स क्या क्या है और कौन से स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो साथियों, यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज हैं जो कि अच्छी रैंक आई है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जो रैंक है वो है जम्मू कश्मीर की। यूनियन टेरिटरीज में जो रैंक है वो किसकी अच्छी है? सबसे जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट है दिल्ली, फिर है चंडीगढ़। ठीक है, और स्मॉल स्टेट्स में साथियों गोवा की। ठीक है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा की और लार्ज स्टेट्स में केरला की। ठीक है, इन लोग की रैंक 1 है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसे मैच द फॉलोइंग देखिए कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूनियन टेरिटरीज में कौन फर्स्ट है, स्मॉल स्टेट्स में कौन फर्स्ट है और लार्ज स्टेट्स में कौन फर्स्ट है। तो आपको याद रखना है कि यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर टॉप रैंक पे, रैंक 1 पे। स्मॉल स्टेट्स में गोवा है रैंक 1 पे और लार्ज स्टेट्स में कौन है साथियों? केरला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। ये देखिए गजक। ठीक है, गजक जो खाने का सामान होता है ना, गजक आप जानते होंगे, स्वीट होती है गजक। तो जे से याद रखिएगा, GA से याद रखिएगा गोवा, ये गोवा हो गया। JA से याद रखिएगा क्या साथियों? जम्मू कश्मीर। JA से जम्मू कश्मीर और K से केरला। ठीक है, K से केरला, तो याद रखिएगा गजक। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। इस करंट अफेयर की बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी रैंक्स है वो गजक है। ठीक है, वो गजक के नाम से आप याद रखेंगे। ठीक है, GA से याद रखिएगा गोवा, JA से याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और K से याद रखिएगा केरला। कर्नाटका नहीं है, ध्यान दीजिएगा केरला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गजक जो है वो टॉप रैंक्स की है। किसकी टॉप रैंक्स है गजक की? किसमें? फूड सेफ्टी में। देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा, फूड सेफ्टी का फूड का सामान है, गजक खाने वाला सामान है, तो फूड का सामान हुआ। और इसमें किसकी रैंक है अच्छी? तो गजक से आप याद रखेंगे गोवा की फर्स्ट रैंक है स्मॉल स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज में और के से केरला की लार्ज स्टेट्स में। ठीक है, यहाँ पे है साथियों स्टेट्स विद स्टीपेस्ट इंडेक्स फॉल। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुई है वो किसकी हुई है? महाराष्ट्र की हुई है। ठीक है, बस आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। वैसे इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए, जनरली ये पूछते हैं कि टॉप पे कौन था। ठीक है, हालांकि कभी कभी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग को तैयार रहना है कि जो स्टीपेस्ट इंडेक्स जो है किसने विटनेस किया है स्टीपेस्ट इंडेक्स, मतलब सबसे भारी गिरावट फूड सेफ्टी में, तो वो महाराष्ट्र ने स्टीपेस्ट इंडेक्स जो है विटनेस किया है। ठीक है, 2019 में इनका स्कोर था 74, फिर ये गिर के कितना हो गया है? 45। ठीक है, तो यहाँ पे गजक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, और जो भी हम लोग ने देखा था कि जो पैरामीटर्स हैं जो इंक्लूड हुआ है वो ये वाला इंक्लूड हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है एडेड इन 2023। ठीक है,
और इसको याद करने के लिए हम लोग ने एक ट्रिक बनाई है इसके लिए भी, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे साथियों पैरामीटर्स क्या क्या है? कंप्लायंस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट इन SFSI स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रैंक, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सबके अलग अलग वेट है, तो आपको वेट तो नहीं याद रखना है, बस आपको पैरामीटर्स याद रखने की कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर करके इस इंडेक्स को जो है कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो इस पैरामीटर को यूज करने के लिए हम लोग ने एक ट्रिक यूज की है जिसका नाम है थ्राइस। ठीक है, थ्राइस जो है ये ट्रिक है, जैसे यहाँ पे गजक ट्रिक थी, यहाँ पे थ्राइस ट्रिक है, ये थ्राइस पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, थ्राइस क्या है? पैरामीटर्स के लिए ये ट्रिक यूज हुई है। ठीक है, टी से साथियों क्या है? लास्ट वाला, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एच से क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। रुकिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, ताकि आपको एकदम क्लियरली दिख जाए कि क्या किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं, ये जो टी है, ये टी है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एच है ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा के लिए, आर है आर किसके लिए साथियों? यहाँ पे आर है हाँ, तो साथियों हम लोग ने यहाँ क्या पढ़ रखा था कि ये थ्राइस जो है हम लोग पैरामीटर की तरह यूज करेंगे। तो टी से हम लोग ने क्या देखा? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एच से क्या देखा? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। आर से क्या देखा? रैंक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, रैंक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, रैंक इम्प्रूवमेंट। आई से क्या देखा? आई से देखा आई से क्या देखा? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आई से देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सी से क्या देखा? कंप्लायंस देखा। और ई से क्या देखा? एम्पावरमेंट देखा। ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ जोड़ के करेंगे तो आपको पूरा पैरामीटर्स आराम से इजीली याद हो जाएंगे। थ्राइस के जो ट्रिक है, थ्राइस की जो निमोनिक है, उससे आराम से याद हो जाएंगे। फिर से देख लेते हैं, तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है टी से। ठीक है, एच से क्या है? एच से ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा है। आर से क्या है? रैंक इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक जिसका नाम है, तो रैंक इम्प्रूवमेंट है ये थर्ड आर, जो कि स्टैंड करता है आर से। ठीक है, आई से क्या है साथियों? आई से है इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सी से क्या है साथियों? कंप्लायंस है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो है। और ई से क्या है? सेकेंड वाला, कंप्लायंस, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, ई से एम्पावरमेंट। ठीक है, ई से एम्पावरमेंट, फिर सी से कंप्लायंस, आई से क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। रुकिए इसको ना अलग से कलर से कर देते हैं, ताकि इजीली जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब आप एकदम पढ़े फिर से, तो एकदम से आराम से याद हो जाए। ठीक है, इसको येलो से करते हैं, शायद विजिबल नहीं विजिबल है। रुकिए रुकिए एक सेकेंड, इससे करते हैं ना। तो टी से याद रखिएगा ट्रेनिंग एंड, ये ठीक है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एच से याद रखिएगा ह्यूमन रिसोर्सेज। आर से याद रखिएगा रैंक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, रैंक है, आर से रैंक है। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सी से कंप्लायंस। ठीक है, सी से कंप्लायंस, कंफ्यूज नहीं होना है कंज्यूमर एम्पावरमेंट में, क्योंकि ई से है फिर एम्पावरमेंट। ठीक है, ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और यहाँ पे ये गजक वाली ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, फिर से देख लेते हैं एक बार गजक के लिए। तो GA से क्या है साथियों? गोवा स्मॉल स्टेट। JA जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और के से केरला। ठीक है, ये तीनों जो है टॉप पे है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। और जो स्टीपेस्ट इंडेक्स विटनेस किया है जिसका स्टेट ने, उनका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे थ्राइस पैरामीटर्स है। ठीक है, थ्राइस पैरामीटर्स है। टी से ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एच से ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। आर से रैंक इम्प्रूवमेंट। आई से फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। सी से कंप्लायंस। और ई से एम्पावरमेंट, दैट इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने अपना एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज किया है। ठीक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। ध्यान दीजिएगा, किसने रिलीज किया है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। तो आपको बताना है इसका पहला एडिशन कब लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। तो साथियों आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 2012 में, सेकेंड ऑप्शन है 2014 में, थर्ड ऑप्शन है 2016 में, या लास्ट ऑप्शन है 2018 में। तो साथियों ये 2014 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने क्या लॉन्च किया है? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है?
यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम में, याद रखिएगा इन्वायरमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका हेडक्वार्टर बताइए। तो ये जो रिपोर्ट है ये पहली बार रिलीज की गई थी 2014 में, ठीक है, 2014 में, ठीक है। और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या करता है, ये इन्फॉर्म करता है नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को कि जो भी एडेप्टेशन किए जा रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज या ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने में ये कितने मतलब सहायक हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, ठीक है, जितने भी एडेप्टेशंस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ये इनिशिएटिव है, क्या नाम है इसका, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, ठीक है। और ये पहली बार कब आई थी, 2014 में आई थी साथियों, ध्यान दीजिएगा कब आई थी, 2014 में, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोस्टा सिरीना वॉज सीन इन द न्यूज, ठीक है। कोस्टा सिरीना जो है अभी हाल ही में न्यूज में था, तो आपको ये बताना है ये क्या है कोस्टा सिरीना, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं कोस्टल एक्सरसाइज है, सेकंड ऑप्शन है नेवल मिसाइल है, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, या फोर्थ ऑप्शन है गोवन फेस्टिवल है, ठीक है, गोवा का फेस्टिवल है। तो हम लोग ने गोवा से भी साथियों क्या देखा था, गजक, ठीक है, GAJAK, ठीक है। तो ये फूड सेफ्टी का था, ठीक है, गजक क्योंकि फूड है, खाना है, कुछ स्वीट डिश है, ठीक है। तो याद रखेंगे फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो इसमें गोवा की रैंक क्या है, ये पहले से गोवा है, ठीक है, गोवा स्मॉल स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, और KA से केरला लार्ज स्टेट। तो ये लोग टॉप रैंक पे हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये जो हम लोग ने पुराना पढ़ा था हम लोग ने रिवाइज कर लिया। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, अगर आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसमें कि पुराना कहीं लिंक हो सकता है तो बिल्कुल ये करिएगा, अपनी थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज भी करिएगा। जैसे मान लीजिए आप पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़े आपने कुछ गोवा के बारे में ही पढ़ लिया, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि आपने गोवा के बारे में फूड सेफ्टी में पढ़ा था कि गोवा की रैंक 1 है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ठीक है साथियों। तो ऐसे क्या है, मेंटल कनेक्शन बनेगा, मेंटल एक्सरसाइज होगी, प्लस बैठे बैठे ही आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते सब वही मैटर है, सिर्फ रिवीजन है जो आपको मतलब सक्सेस दिलाता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करें, जितना अटेंटिव होकर रिवीजन होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा, ठीक है साथियों। चलिए बताइए यहाँ पे कि ये कोस्टा सिरेना क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर है इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है ये, ठीक है। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना इन मुंबई, ठीक है। मुंबई में ये लॉन्च किया गया है, क्या, कोस्टा सिरीना, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है और ये इनिशिएटिव है देखो अपना देश का, ठीक है। देखो अपना देश, ये टूरिज्म इनिशिएटिव है जिसके चलते टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये है इसका कि पहले अपना देश देखिए, इतनी चीज़ें हैं, आप मेघालय जाइए इतना खूबसूरत है, ठीक है। आप नीचे साउथ इंडिया में केरला में वायनाड जाइए कितना खूबसूरत है, चेन्नई कितना खूबसूरत, तो ये सब चीज़ें खूबसूरत हैं जो पहले लोग मालदीव्स और कहाँ कहाँ वियतनाम चले जाते हैं, तो उनके लिए ही पहले अपना देश देखें। जम्मू कश्मीर लद्दाख कितना खूबसूरत है, जम्मू कश्मीर को कहा भी गया है कि ये तो पैराडाइज ऑन अर्थ है। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में, आप खामखा बाहर जा रहे हैं, मतलब बाहर जाइए बिल्कुल, पर पहले अपने देशवासियों को तो प्रोत्साहित कीजिए, उनको पहले एक सेवा का मौका दीजिए, ठीक है। चलिए खैर, तो देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंतर्गत ये इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरीना जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है साथियों। तो इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है ये, क्या, कोस्टा सिरीना, ध्यान दीजिएगा क्या है ये, इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्लेचले डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो ब्लेचले डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, आपने ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, टर्टल कंजर्वेशन, मून मिशन, थर्ड ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फोर्थ ऑप्शन है टेररिज्म कंटेनमेंट। तो साथियों इसका सही आंसर है ये जो ब्लेचले डिक्लेरेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले 3-4 दिन पहले ही करंट अफेयर में बात की थी लंदन समिट की, ठीक है। तो लंदन समिट ही ये समिट था जहाँ पे UK होस्ट कर रहा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ठीक है। UK होस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जिसका नाम हम लोग रखे थे लाई, ठीक है, LAI। तो लंदन समिट क्या था, लंदन से ये था, L से लंदन था, और AI से AI का वो समिट था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये ब्लेचले डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट देगी कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग कितनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोमिसेस हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड रिस्क हैं। तो ये जो है होस्ट कौन कर रहा है, UK होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तो यही ब्लेचले डिक्लेरेशन हो गया और एक लंदन समिट हो गया, ठीक है। लंदन समिट हो गया और ब्लेचले डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है साथियों। तो आप अगर ब्लेसली डिक्लेरेशन नहीं आते तो आप बी से याद रखिएगा, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको कि बी से पहले आता है ए, तो याद रखिएगा AI। ठीक है, AI की बात हो रही है। ठीक है, AI की बात हो रही है। बी से जस्ट पहले आता है ए, तो AI की बात हो रही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। और यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद ये जो AI की समिट है ये साउथ कोरिया में होगी 6 मंथ्स बाद, और फिर अनदर होगी, मतलब दूसरी वाली होगी फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी, मतलब 2 ऑलरेडी कंटेंडर्स दे चुके हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट होस्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी कौन होस्ट कर रहा है? अभी यूके होस्ट कर रहा है, उसके 6 महीने बाद साउथ कोरिया करेगा, और फिर उसके बाद 1 साल बाद फ्रांस करेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो समिट है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारा करंट अफेयर क्लियर हुआ होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने डेवलप किया है नेक्स्ट कार 19, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनस डेवलप्ड कार्ट टी सेल थेरेपी है। ठीक है, कार्ट सी सेल थेरेपी किसके लिए यूज होती है? तो कैंसर पेशेंट्स के लिए ये यूज किया जाएगा। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। कौन सी थेरेपी? कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, ये हम लोग ने अभी क्वेश्चन 3-4 दिन पहले शायद पढ़ा था कि ये किसने डेवलप किया, तो हमने आपको वहां पे बताया था कि कार में बॉम्ब है। ठीक है, कार में बॉम्ब है, कार में बॉम्ब है। ये हमने आपको करंट अफेयर के लिए ट्रिक बताई थी कि कार्ट सी की जो सेल थेरेपी है, जिसको भी सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है, वो कार्ट सी सेल थेरेपी है। और उसको किसने बनाया है? IIT बॉम्बे ने बनाया है। तो बॉम्ब से याद रखे थे हम लोग IIT बॉम्बे। ठीक है, और यहाँ पे अब उसका वही कंपनी दी गई है कि किस कंपनी ने IIT बॉम्बे के साथ मिलके ये काम किया है। ये नेक्स्ट कार 19 जो है, नेक्स्ट कार 19 डेवलप किया है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि नेक्स्ट कार 19 जो कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड कार टी सेल थेरेपी है, वो किसने डेवलप किया है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है काटा एप्लीकेशन, ये कंपनी का नाम है। सेकंड ऑप्शन है इम्यूनो एक्ट, थर्ड ऑप्शन है फाइजर, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो किसने मिलके ये बनाया है ये नेक्स्ट कार 19, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है इम्यूनो एक्ट। ठीक है, इम्यूनो एक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बातें। तो नेक्स्ट कार 19 जो है इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड, मतलब स्वदेशी निर्मित कार टी सेल थेरेपी है। ठीक है, जिसको अभी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मार्केट ऑथराइजेशन मिला है। ठीक है, और ये डेवलप किसने किया है? ये इम्यूनो एक्ट ने डेवलप किया है, जो कि कंपनी है, इंक्यूबेट किया है किसने? IIT बॉम्बे ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि IIT बॉम्बे ने जो कंपनी को इंक्यूबेट किया था, इम्यूनो एक्ट जिसका नाम है, उन्होंने मिलके, दोनों ने मिलके, IIT बॉम्बे और इम्यूनो एक्ट ने मिलके क्या डेवलप किया है? नेक्स्ट कार 19। ठीक है, नेक्स्ट कार 19। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो याद रखेंगे एक्ट है कि कार में बॉम्ब है। ठीक है, एक एक्ट है, उसमें क्या है? कार में बॉम्ब है। ठीक है, एक्ट से बस याद रखिएगा इम्यूनो एक्ट, कार से कार्ट सी सेल थेरेपी है, और बॉम्ब से याद रखिएगा IIT बॉम्बे। ठीक है, तो इम्यूनो एक्ट और IIT बॉम्बे ने मिलकर क्या बनाया? कार 19, नेक्स्ट कार 19, नेक्स्ट कार 19। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्ट है, कार में बॉम्ब है। ठीक है, कार में बॉम्ब है, बॉम्ब से याद रखेगा IIT बॉम्बे, कार से कार 19, नेक्स्ट कार 19, और एक्ट से क्या याद रखेंगे? इम्यूनो एक्ट। ठीक है साथियों, तो अगर आपसे पूछेगा IIT बॉम्बे ने किसके साथ बनाया, तो आपको याद रखा कि ये एक एक्ट है, तो इम्यूनो एक्ट। इम्यूनो एक्ट से पूछा जाएगा कि इम्यूनो एक्ट ने किसके साथ मिलकर बनाया है, तो आपको याद रहेगा कि एक्ट है कार में बॉम्ब होना, तो कार में तो कार 19 हो गया, और बॉम्ब से याद रखेंगे IIT बॉम्बे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई किया है प्रोसेस इंडियंस के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अपना अकाउंट खोल पाएँ और ऑपरेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये किस गवर्नमेंट का फैसला है? ठीक है, इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको, उनके लिए इजी बैंकिंग सर्विसेज या इजी फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं इजराइल, सेकेंड ऑप्शन है रशिया, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल।
तो साथियों इसका सही आंसर है, ये फैसला लिया है रशिया ने। ठीक है, तो रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रशिया। ठीक है, तो बस ये ध्यान दीजिएगा कि रशिया ने ये सिंप्लीफाई किया है, प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिए हैं इंडियंस के लिए, ताकि वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रशिया हैं उसमें जो अपने अकाउंट्स हैं वो ईजिली ऑपरेट कर सकें, ओपन कर सकें, या जो भी ट्रांजैक्शन करना है आराम से कर सकें। ठीक है, तो किसने किया है, ये रशियन गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बैकग्राउंड नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी पहली ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को स्टेरलाइज किया है और वैक्सीनेट किया है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री बनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली स्टेरलाइज एंड वैक्सीनेट इट्स एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। तो आपके ऑप्शन है साथियों, बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है नेपाल, एंड लास्ट ऑप्शन इज भूटान। तो साथियों इसका सही आंसर है भूटान। ठीक है, तो भूटान ने अभी क्या किया है, ये पहली कंट्री बनी है जो क्या करेंगी, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को क्या करेंगी, कंप्लीटली स्टेरलाइज करेंगी उनको और वैक्सीनेट करेंगे उनको। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है साथियों, ये नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी कुत्ते हैं उनके यहाँ, जितने भी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है भूटान के यहाँ, तो वो क्या करेंगे, वो उनको स्टेरलाइज करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, डॉग को ना भूत दिखते हैं, कुत्तों को ना भूत दिखते हैं, आप सच बता रहे हैं। ठीक है, तो डॉग को भूत दिखते हैं। ठीक है, डॉग को भूत दिखते हैं, क्या दिखते हैं, भूत दिखते हैं। ठीक है, तो डॉग का जो स्टेरलाइजेशन है वो भूत कर देंगे, ऐसे याद रखिएगा, भूत मतलब भूटान। ठीक है, तो भूटान ने क्या किया है, डॉग स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, डॉग को कौन वैक्सीनेट करेगा, भूत वैक्सीनेट करेगा। ठीक है, डॉग को कौन वैक्सीनेट करेगा, भूत वैक्सीनेट करेगा। भूत से क्या है, भूटान। ठीक है, भूत से क्या रखेंगे, भूटान। देखिए BHU है ना इनके में, BHUT। ठीक है, BHUT तो भूत। ठीक है, भूटान जो है डॉग को वैक्सीनेट करेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, थोड़ी ईजी लगी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने बोला है कि वो एक नया कंटेंट इंक्लूड करेगा एनसीईआरटी बुक में, और स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स की बुक में भी वही चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो वो क्या नई चीज़ है जो इंट्रोड्यूस की जाएगी एनसीईआरटी द्वारा, आपका क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द न्यू कंटेंट एनसीईआरटी इज सेट टू इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स। तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल लिटरेसी, सेकेंड ऑप्शन है इलेक्टोरल लिटरेसी, थर्ड ऑप्शन है सैनिटेशन लिटरेसी, और फोर्थ ऑप्शन है जेंडर लिटरेसी। तो साथियों इसका सही आंसर है इलेक्टोरल लिटरेसी। ठीक है, इलेक्टोरल लिटरेसी को जो है एड्रेस करेगा एनसीईआरटी। ठीक है, तो वोटर एपैथी मतलब क्या है, लोग वोट नहीं देने जाते हैं। सिर्फ 61% जो है इंडिया का टर्नआउट होता है, वोटर टर्नआउट 61 होता है, मतलब अभी भी अराउंड 30% लोग जो है वोट नहीं देने जाते। इसी को वोटर एपैथी कहते हैं, उनको लगता है कि वोट देके क्या ही उखाड़ लेंगे। ठीक है, खैर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबको वोट तो देना ही चाहिए, चाहे आप नोटा पे ही देके आए, पर वोट तो जरूर देने जाएं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को, वोटर एपैथी को एड्रेस करने के लिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स एंड एडवाइजिंग स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स टू फॉलो सूट। ठीक है, तो इलेक्टोरल लिटरेसी मतलब चुनाव से संबंधित जो भी बातें हैं, चुनाव से, मतदान से संबंधित जो भी बातें हैं, अधिकार हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब इसमें इंट्रोड्यूस की जाएंगी एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, और एनसीईआरटी एडवाइस करेगा स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स को कि ये सूट फॉलो करें, और अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टेट एससीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें भी इलेक्टोरल लिटरेसी का जो चैप्टर है वो इंक्लूड किया जाए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अभी हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग 2023। ठीक है, G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। किसकी प्रेसिडेंसी में, G20 की, इंडिया की प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम था इवेंट का वो क्या था, G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग 2023। तो इस G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग की थीम क्या है, आपने ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर द एजीज ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इज होस्टिंग G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग 2023। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डायलॉग। तो आपके ऑप्शन है साथियों, स्टैंडर्ड्स टू लाइफ, सेकेंड ऑप्शन है स्टैंडर्ड्स फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री, थर्ड ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स,
फोर्थ ऑप्शन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है लास्ट वाला, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था स्टैंडर्ड डायलॉग्स 2023, क्योंकि अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड डायलॉग्स का नाम था, उसका क्या नाम था पूरा, G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग 2023। और इसकी थीम क्या थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, G20 की थीम क्या थी, जीरो डिफेक्ट, G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग की थीम क्या थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है, जीरो डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो। ठीक है, कोई भी, ये स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, कि उसमें इतना प्लास्टिक यूज होना है या इतना कलर यूज होना है, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होता है, तो उसको ही स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और इसके स्टैंडर्ड्स की जो थीम है इस बार की G20 स्टैंडर्ड्स डायलॉग की, इसीलिए है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ही इसमें कोई डिफेक्ट हो, जीरो डिफेक्ट हो, और इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो मतलब ह्यूमन बींग्स पे, कंज्यूमर्स पे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स डायलॉग की थीम थी, क्या थी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस कंट्री ने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज देने का प्लान किया है, या इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज देने का इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विच कंट्री इज टेकिंग स्टेप्स टू रिवाइटलाइज दिस टूरिज्म इंडस्ट्री बाय अलाउइंग वीज़ा फ्री एंट्रीज फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वीज़ा फ्री एंट्रीज किसको दी जा रही है, मतलब इंडियंस, कौन सी कंपनी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज दे रही है। तो साथियों आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकेंड ऑप्शन है वियतनाम, थर्ड ऑप्शन है लाओस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज थाईलैंड। तो साथियों इसका सही आंसर है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ने अभी ये ऐलान किया है या स्टेप्स लिए हैं किस चीज़ के लिए, टू रिवाइटलाइज इट्स टूरिज्म बाय अलाउइंग वीज़ा फ्री एंट्रीज फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड ताइवान फ्रॉम 10 नवंबर 2023 टू 10 मई 2024। डेट्स आपको नहीं याद रखनी, बस आपको याद रखना है कि इंडियंस को कहाँ वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, तो थाईलैंड में मिलेगी। ठीक है, थाईलैंड में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। ठीक है, किस में मिलेगी साथियों, थाईलैंड में मिलेगी। ठीक है, थाईलैंड में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो आप कहाँ पे जाएंगे वीज़ा के बिना, थाली लेके। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंडिया जाएंगे थाली लेके बिना वीज़ा के। ठीक है, इंडिया क्या करेंगे, इंडियंस जो है थाली लेके जाएंगे, थाली से याद रखिएगा थाईलैंड। ठीक है, थाली से क्या याद रखेंगे, थाईलैंड। ठीक है, थाली लेके जाएंगे वीज़ा फ्री, वीज़ा फ्री। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो इंडियंस बिना वीज़ा के क्या लेके जाएंगे, थाली। ठीक है, क्या लेके जाएंगे, थाली। थाली से याद रखिएगा, थाईलैंड ने अलाउ किया है कि इंडियंस जो है वीज़ा फ्री एंट्रीज प्राप्त कर सकते हैं थाईलैंड में, फॉर एनकरेजिंग टूरिज्म इंडस्ट्री इन थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड ने ये फैसला किया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा स्टेट्स माइक्रो साइट्स डेवलप कर रहा है रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कौन सा स्टेट माइक्रो साइट डेवलप कर रहा है पिलग्रिमेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन यही है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू प्रमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म विच ऑफ द स्टेट इज टेकिंग सम मेजर स्टेप्स विद लॉन्च ऑफ सीरीज ऑफ माइक्रो साइट्स। ठीक है, तो सीरीज ऑफ माइक्रो साइट्स कौन लॉन्च कर रहा है टू प्रमोट पिलग्रिमेज टूरिज्म। साथियों आपके ऑप्शंस हैं गोवा, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका, एंड फोर्थ ऑप्शन इज केरला। तो साथियों इसका सही आंसर है केरला। ठीक है, केरला जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए माइक्रोसाइट्स का क्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, इससे क्या है, पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, दीज माइक्रोसाइट्स आर क्राफ्टेड टू नॉट जस्ट इल्यूमिनेट स्टेट्स अबंडेंट हेरिटेज बट ऑल्सो टू एम्फसाइज प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स प्राइमरी रिलीजियस डेस्टिनेशन। ठीक है, तो माइक्रोसाइट्स कौन डेवलप कर रहा है साथियों, केरला डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा माइक। ठीक है, MIKE। ठीक है, माइक, MI से याद रखिएगा माइक्रोसाइट्स, ये माइक्रोसाइट्स हो गए, और KE से याद रखिएगा केरला। ठीक है, तो केरला टूरिज्म जो है क्या प्रमोट कर रहा है, माइक्रोसाइट्स। ठीक है, माइक्रोसाइट्स। ठीक है, माइक। ठीक है, MI से साथियों क्या है, माइक्रोसाइट्स, और KE से क्या है, केरला। ठीक है, और गोवा और केरला भी हम लोग ने क्या देखा था पहले, फूड सेफ्टी में देखा था गजक। ठीक है, फूड सेफ्टी में हम लोग ने क्या देखा था, गजक।
ठीक है, गजब देखा था, जिससे गोवा था स्मॉल स्टेट्स में नंबर 1 पे, जम्मू कश्मीर था यूनियन टेरिटरी पे नंबर 1 पे, और केरला था लार्ज स्टेट्स पे नंबर 1 पे फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, और इसके जो पैरामीटर्स थे क्या थे साथियों, हम लोग ने याद किया था थ्राई से। ठीक है, THRICE। ठीक है, CE। ठीक है, टी से क्या था साथियों, ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एच से था ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। आर से क्या था साथियों, रैंक इंप्रूवमेंट। आई से क्या था साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सी से क्या था साथियों, कंप्लायंस। और ई से क्या था, एम्पावरमेंट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होंगी। अब तो हम लोग ने 2-3 बार इसको रिवाइज कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा माइक। ठीक है, माइक। MI से क्या है साथियों, माइक्रोसाइट। KE से क्या है, केरला। ठीक है साथियों, याद रखिएगा माइक। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री साहब हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बैंगलोर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का इनॉग्रेशन किया है। आपको ये बताना है इसकी थीम क्या है। तो साथियों इसकी थीम है, सॉरी, इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सेकेंड ऑप्शन है मेक इन इंडिया। थर्ड ऑप्शन है मेक एंड डिज़ाइन इन इंडिया। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आत्मनिर्भर भारत। तो साथियों इसका सही आंसर है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कौन ऑर्गेनाइज करता है, लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ किया जा रहा है, तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। ठीक है, बेंगलुरु में किया जा रहा है, और इसकी थीम क्या है साथियों, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो M से याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग शो, M से मैन्युफैक्चरिंग, और M से ही होगी थीम। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और लंबी थीम होगी इसलिए ये वाली थीम होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसमें भी M है और इसमें भी M है, पर ये दोनों में आपको फंसना नहीं है। थीम ये है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, लंबी सी थीम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि लंबा वर्ड है तो थीम भी लंबी होगी, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और ये कहाँ हो रहा है साथियों, बेंगलुरु में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु में हो रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी मैन्युफैक्चरिंग वाली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर वुड यू फाइंड बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क किस जिले किस स्टेट में है, किस राज्य में है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है केरला, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। ये क्यों लिया गया है, क्योंकि कर्नाटका अभी सेलिब्रेट कर रहा है 50 ईयर्स ऑफ रीनेमिंग मैसूर स्टेट एज केरला। ठीक है, और ये क्या किस लिए क्या सेलिब्रेट कर रहा है कि 50 साल पूरे हो गए हैं। पहले जो कर्नाटका स्टेट है उसको मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था, तो उसके बाद से 1973 में क्या हुआ, इसका नाम मैसूर बदल के कर्नाटका रख दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को 50 साल पूरे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर्नाटका के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं। तो मेजर रिवर्स जो है कर्नाटका में वो कौन कौन सी हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, श्रावती। ठीक है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्या क्या है, देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और भद्रा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क और भद्रा नेशनल पार्क। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डांस ड्रामा है वो यक्षगन है, म्यूजिक क्या है, कार्नेटिक म्यूजिक है, और हम्पी जो है यहाँ की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर की ये जो है कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, मेडिवल एम्पायर है ये, अराउंड 14-15 सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कैपिटल होती थी हम्पी। ठीक है, ये भी कर्नाटका में है। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, ये कर्नाटका जो है 50 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है रीनेमिंग मैसूर स्टेट एज कर्नाटका। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी इंट्रोड्यूस किया है क्या, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज एमनेस्टी स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, कोई भी टैक्स से चीज़ों से टैक्स चोरी कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसे माफ़ी मिल जाएगी, पर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आप उसको ये फैसिलिटी लेनी है। ठीक है, कुछ अमाउंट उसको प्री डिपॉजिट, उस एंटिटी को प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा।
टैक्स का, तो आपको यही बताना है कि वो क्या परसेंटेज होगा टैक्स का जो कि प्री डिपॉजिट किया जाएगा इन ऑर्डर टू अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन एमनेस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग अपील्स अगेंस्ट जीएसटी डिमांड ऑर्डर्स। ठीक है, तो जीएसटी डिमांड ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है एमनेस्टी स्कीम निकाली गई है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी किसी को भी तकलीफ है जीएसटी के डिमांड ऑर्डर से, जितना भी जीएसटी मांगा गया है उस चीज़ से वो कंप्लाई नहीं करता या उस कोई ग्रीवेंस है उसके अगेंस्ट, तो वो क्या कर सकता है, एमनेस्टी स्कीम को अवेल कर सकते हैं। पर इसमें क्या करना होगा, इसमें कुछ पैसा आपको पहले से विड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिसके चलते आप ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको ये बताना है वो टैक्स का कितना परसेंट डिमांडेड है टू बी प्री डिपॉजिटेड टू अवेल द स्कीम। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। तो साथियों आपको ये बताना है कि जो है कितना टैक्स, कितना रुपए जमा किया जाना चाहिए अगर आपको ये स्कीम जो है अवेल करनी है। आपके ऑप्शन है साथियों 10% ऑफ द टैक्स, 12.5% ऑफ द टैक्स, 20% ऑफ द टैक्स और 14% ऑफ द टैक्स। तो साथियों इसका सही आंसर है 12.5% ऑफ द टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अवेल जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस की है एमनेस्टी स्कीम, जिसके अंतर्गत जो जीएसटी डिमांड ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, जीएसटी मान लीजिए किसी इंसान, किसी एंटिटी से, कोई एंटिटी है उससे 100 करोड़ रुपए जीएसटी डिमांड की गई है, पर उसको लगता है कि नहीं 80 करोड़ ही मेरा जीएसटी बन रहा है, तो उसके तो वो एमनेस्टी स्कीम यूज करके क्या कर सकता है कि ये इसके इस डिसीजन के अगेंस्ट, इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट जो है एक पिटिशन फाइल कर सकता है या अपील फाइल कर सकता है कि हमारा ये जो है 80 करोड़ का बन रहा है, ना कि 100 करोड़ का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है, क्या करना होगा 12.5% ऑफ, मतलब 100 करोड़ का 12.5% डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी तो 10% क्या करना, प्री डिपॉजिट करना पड़ता था एमनेस्टी स्कीम के लिए, पर अब क्या करा गया है, अब प्री डिपॉजिट की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, तो 12.5% टैक्स का जो भी टैक्स डिमांड ऑर्डर है उसका 12.5% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके आप एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों GRAP से रिलेटेड, तो ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। ठीक है, आप देख रहे होंगे दिल्ली में कितनी खराब हालत है, कितना प्रदूषण है, बहुत ही प्रदूषित हवा है, तो उसके लिए GRAP आया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो कि एक इमरजेंसी मेजर है अगर दिल्ली की जो हवा है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है तो। ठीक है, तो ये जो GRAP है इसमें कितनी स्टेजेस हैं आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। GRAP इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स डिजाइन टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी when it reaches a certain threshold in Delhi NCR region. How many stages are there in GRAP? तो साथियों आपके ऑप्शन है 7 stages, नेक्स्ट ऑप्शन है 6 stages, थर्ड ऑप्शन है 5 stages एंड लास्ट ऑप्शन है 4 stages। तो साथियों इसमें जो आंसर है वो है 4, मतलब 4 स्टेजेस हैं इसमें। अभी हम लोग देख लेते हैं। तो जो GRAP है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये हम लोग ने देखा इमरजेंसी मेजर है, किसके लिए लिया जाता है, जब हवा की जो क्वालिटी है, जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब हो जाती है एज पर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग ने कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो आप जाके वो चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसमें सारे वो दिए हुए थे कि कौन कौन सी जो है गैसेस को मेजर करता है, PM2.5, PM2 ऐसे करके, मीथेन, ये सब चीज़ें थी, कई चीज़ें थी उसमें, और AQI की क्या कलर कोडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब सारी बातें उसमें हो रखी हैं। ठीक है, आप इंडेक्स डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इंडेक्स दें हर बार, ताकि अगर आपने ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ रखी है जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप उसको स्किप कर पाएँ, आपका टाइम बचे, रेप्लिकेशन ना हो। ठीक है, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स को अवॉइड करना है, इसीलिए हम इंडेक्स डाल देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रखी है ऑलरेडी तो हमारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती एक ही चीज़ को 50 बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंडेक्स डाल देते हैं ताकि आप लोग को सहूलियत रहे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, आपको देख लेना है। स्टेज 1 एक्टिवेट कब होती है, जब AQI पुअर होती है। स्टेज 2 कब होती है, वेरी पुअर हो जाती है, जब एयर क्वालिटी। तो स्टेज 3 कब आती है, जब सिवियर हो जाती है। और स्टेज 4 कब आती है, जब सिवियर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 नाम हैं, ध्यान दीजिएगा, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर और सिवियर प्लस। और इनकी लिमिट्स क्या क्या है, 201 से 300, फिर 301 से 400, फिर 401 से 450 और फिर अबव 400। ठीक है, 450। ठीक है,
तो ये क्या है, GRAP के जो है स्टेजेस हैं, ठीक है साथियों। और ये कब आया था, ये नोटिफाई किया गया था 2017 में। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पुश्ड इनिशिएटिव था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला था कि भैया ऐसा कुछ करो कि पता चलता रहे और कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, गैस चैम्बर बना हुआ है, वो थम सा जाए थोड़ा सा, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ क्या कंक्लूड किया, 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, आजकल ये टेंडेंसी हो गई है एग्जामिनेशन की कि लंबा क्वेश्चन पूछते हैं आपको, थोड़ा सा परेशान करने के लिए, आपको थोड़ा सा एग्जॉस्ट करने के लिए, ताकि आप सब शब्दों के जाल में फंस जाएं और थोड़ा सा डेविएट हो जाए। पर आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल लंबे लंबे क्वेश्चन आपको भी आराम से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जो मीटिंग हुई थी साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व की मीटिंग, तो आपको ये बताना है इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल बायोस्फीयर, सेकंड ऑप्शन है कोरल रीफ्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है रिज टू रीफ, एंड लास्ट ऑप्शन इज लीविंग नो बायोस्फीयर बिहाइंड। तो साथियों इसका सही आंसर है रिज टू रीफ, ठीक है। अभी यहाँ पे सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे की, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 3 को, ठीक है। नवंबर 3 को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्या, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पार्टनरशिप की थी किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ। किस लिए, साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग के लिए, जो कि कहाँ हुई थी, चेन्नई में हुई थी, ठीक है, ये चेन्नई में हुई थी। और इसकी थीम क्या थी, रिज टू रीफ, ठीक है, रिज टू रीफ इसकी थीम थी, ठीक है। चेन्नई में ही हुआ था। सेकैम क्या था, साउथ एंड सेंट्रल बायोस्फीयर रिजर्व मीटिंग, ठीक है। सेकैम जो है चेन्नई में हुआ था, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी साथियों, इसकी थीम थी रिज टू रिफ, ठीक है। कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, यूनेस्को थे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थे और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट था, ठीक है। तो 3 लोग पार्टिसिपेंट थे, चेन्नई में हुई थी ये मीटिंग, और इसका इवेंट का थीम क्या थी, रिज टू रीफ। कब हुई थी, 3 नवंबर को। 3 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा चीज़ें लेंदी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट्स हैं, पर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में उतनी तो बैठ जाएगी कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आप इजिली आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिथेनॉल डीजल 15 फ्यूल किसने डेवलप किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। हु हैज़ डेवलप्ड मिथेनॉल डीजल 15 फ्यूल। तो आपके ऑप्शन है साथियों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, सेकंड ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रिलायंस पेट्रोलियम। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी एक चीज़ और क्या बनाई थी, अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही बात की थी, 2 या 3 दिन पहले की करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने फ्यूल, स्टैंडर्ड फ्यूल्स का रेफरेंस फ्यूल शायद निकाला है, ठीक है। रेफरेंस फ्यूल्स की जो एक कैटलॉग होती है वो निकाली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथेनॉल डीजल 15 फ्यूल भी किसने निकाला है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निकाला है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज के जो टेक्निकल एडवाइजर है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मिलकर क्या निकाला है, स्पेशल फ्यूल, जिसका नाम है मिथेनॉल डीजल 15, ठीक है। मिथेनॉल डीजल 15, ठीक है। ये क्या है, ये ब्लेंडेड फ्यूल है जिसमें क्या होगा, 15% मिथेनॉल होगा, 71% मिनरल डीजल होगा और 15% इंडिजिनसली डेवलप्ड एडिटिव्स बाय IOCL, ठीक है। तो इसमें फ्यूल मिथेनॉल क्यों ऐड किया जाएगा, ताकि जो हमारी पेट्रोल की वो है, जो बहुत एमिशंस होते हैं वो कम हो जाएंगे, कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे मिथेनॉल इंक्लूड करने से, ठीक है। तो किसने बनाया है ये मिथेनॉल, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, मीठा जो है ना इंडियंस को बहुत पसंद है, ठीक है। मीठा इंडियंस ज़रूर खाते हैं, ठीक है। मीठा इंडियंस को बहुत पसंद है, ठीक है। मीठा इंडियंस को बहुत पसंद है, ठीक है। मीठा याद रखिएगा। मिथेन ऑयल किसने बनाया है, इंडियन मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो मीठा क्या है, किसको पसंद है साथियों, इंडियंस को मीठा पसंद है, ठीक है, मीठा इंडियंस को पसंद है, मीठा इंडियंस को पसंद है। तो मीठा से याद रखिएगा मिथेनॉल डीजल 15 फ्यूल की बात हो रही है, और इंडियन से याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक्स समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रोजेक्ट कुशा से रिलेटेड। तो आपको बताना है ये प्रोजेक्ट कुशा जो है ये किससे रिलेटेड है, आपने ये बताना है। और आपके ऑप्शन है साथियों, क्या ये ट्राइबल मेडिसिन से रिलेटेड है, सेकंड ऑप्शन है जेंडर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड है, थर्ड ऑप्शन है सेमीकंडक्टर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फोर्थ ऑप्शन है एयर डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ये एयर डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है प्रोजेक्ट कुशा, ये क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा बाय 2829, ठीक है। 2829 तक ये क्या करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, किसको, इंडियन एयरफोर्स को। तो जो प्रोजेक्ट कुशा है वो एयर डिफेंस के लिए यूज किया जाएगा, या ये जो है एक इनिशिएटिव है जिसमें कि क्या है एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा बाय 2829, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट कुशा किसका है, एयर डिफेंस का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा बाय 2829, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक चीज़ ये है कि ये जैसा इसराइल का आयरन डोम है, हम लोग ने शायद 10 या 11 दिन पहले एक करंट अफेयर्स का एनालिसिस किया था जिसमें इसराइल के सारे डिफेंस सिस्टम थे, तो उसमें एक आयरन डोम भी था, ठीक है, आयरन डोम भी था, आयरन बीम था, आयरन डोम था, 2-4 चीज़ें और थी, स्पॉन्ज बॉम्ब था। तो ये सब चीज़ें थी जो कि इसराइल की मतलब वो थी एमिनेशंस के बारे में हम लोग ने बात की थी, तो उसमें आयरन डोम था। तो आयरन डोम का ही एक रेप्लिका जो है, रेप्लिका क्या है, उसी की तरह प्रोजेक्ट कुशा भी एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो आयरन डोम क्या था कि जो है इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। आयरन डोम क्या करता है, मान लीजिए आयरन डोम है, ये आयरन डोम है, तो ये यहाँ से कहीं से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, वो इसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में, ठीक है। पर हमास का जो अटैक हुआ था आपको पता होगा, उन्होंने शायद 1 घंटे में 5500 मिसाइल्स दाग दी थी, जिसके चलते ये जो आयरन डोम है ये थोड़ा सा हैक टाइप का हो गया था। क्या हो गया था, मतलब कोलैप्स कर गया था कि इतनी सारी मिसाइल्स को वो नहीं इतनी जल्दी इंटरसेप्ट कर पा रहा था, जिसके चलते वो 5500 अराउंड हमास ने इतनी जल्दी जो है अटैक कर दिया था। तो यहाँ पे ये फेल हो गया था आयरन डोम सिस्टम, ठीक है। तो आयरन डोम को बहुत बेहतरीन एम्यूनेशन टाइप का चीज़ मानी जाती थी, ये बहुत ही बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, पर एक्चुअली उसके भी होल्स दिख गए, उसमें भी फ्लॉज दिख गए। जब उन्होंने एक साथ इतनी मिसाइलें दाग दी थी तो वो उतनी जल्दी सारी जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, इनकमिंग मिसाइल्स थी, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते काफ़ी तबाही मचाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम प्रोजेक्ट कुशा का होगा कि जो वो क्या करेगा, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेगा बाई 2829, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसको हाल ही में AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल मिला है किस लिए, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट इन कंट्री, ठीक है। तो स्पोर्ट्स को ग्रास रूट लेवल पे डेवलप करने के लिए किसको AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है, AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया वॉलीबॉल फेडरेशन, सेकंड ऑप्शन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑल इंडिया स्क्वॉश फेडरेशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसको AFC का प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। तो साथियों सही आंसर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को क्या मिला है, AFC का प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल फॉर इट्स एफर्ट्स इन ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट इन द कंट्री, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है, स्पोर्ट ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ये मिला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रोंज मेडल किसको मिला है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को मिला है, ठीक है। ये ऑलरेडी 2014 में एक बार इनको मिल चुका है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट बॉयफ्रेंड है, ठीक है, BFM है, ठीक है, किसी का BF प्रेसिडेंट है, बस ये ध्यान दीजिएगा, किसी का प्रेसिडेंट जो है वो BF है, ठीक है, किसी का BF मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसी का BF प्रेसिडेंट है। तो B से याद रखिएगा ब्रोंज मेडल मिला है,
एफ से याद रखिएगा किसको मिला है, फुटबॉल फेडरेशन को, फुटबॉल फेडरेशन को। और प्रेस क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट का रिकॉग्निशन मेडल, ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकॉग्निशन मेडल, ठीक है। फिर से एक बार ये ट्रिक देख लेते हैं करंट अफेयर की, किसी का बॉयफ्रेंड जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसी का बॉयफ्रेंड जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसी का बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट है। तो बी से याद रखिएगा ब्रोंज मेडल मिला है, एफ से याद रखिएगा फुटबॉल को मिला है, प्रेस से क्या है, प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ब्रोंज मेडल किस चीज़ में मिला, तो आप बता देंगे कि बीएफ वाला, बीएफ जो है प्रेसिडेंट है, तो एफ से क्या याद रखेंगे, फुटबॉल और प्रेसिडेंट मेडल, ठीक है। वैसे आपसे जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतनी ज़्यादा जो है घुमावदार चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, पर इनकेस अगर पूछी जाती हैं तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो हम लोग ने तीनों डायमेंशन से अगर कुछ भी पूछेगा कि फुटबॉल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल या कोई मेडल नहीं, तो आपको याद होगा बीएफ, ठीक है। तो बी से याद रखिएगा ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। और प्रेसिडेंट अवार्ड किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा फुटबॉल फेडरेशन को मिला है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, बीएफ जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, बीएफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, बीएफ जो है प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट से क्या है, प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन मेडल। एफ से क्या है, फुटबॉल फेडरेशन को मिला है। बी से क्या है, ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है, ना कि गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। ऑलरेडी एक बार 2014 में इनको मिल चुका है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये पूरा करंट अफेयर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अबुआ आवास योजना से रिलेटेड। तो अबुआ आवास योजना के अंतर्गत क्या है, 8 लाख पक्के हाउस बनाए जाएंगे एक स्टेट में, ठीक है। तो आपको ये बताना है किस स्टेट की बात हो रही है, या किस राज्य का ये अबुआ आवास योजना जो है, किस राज्य की स्कीम है, किस राज्य का एक प्रोग्राम है, किस राज्य की एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो अबुआ आवास योजना इज ए स्टेट सपोर्टेड हाउसिंग स्कीम फॉर पुअर टू बिल्ड 8 लाख पक्का हाउसेस फॉर होमलेस, विच ऑफ द स्टेट इज इनिशिएटिंग दिस स्कीम, ठीक है। तो ये किस राज्य की पहल है, क्या नाम है इसका, अबुआ आवास योजना। तो साथियों आपके ऑप्शन है झारखंड, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है बिहार, और लास्ट ऑप्शन है साथियों उड़ीसा। तो साथियों यहाँ पे सही आंसर जो है वो है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 लाख पक्के घर दिए जाएंगे गरीब तबके के लोगों को, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, बुआ जो है झाड़ देती है सबको, ठीक है, बहुत ही बुआ जो है, बुआ आपकी मतलब हम सबकी बुआ जो भी होंगी, बुआ जी सबको बहुत झाड़ देती है ना, सबको बहुत डांट देती है, ठीक है। तो याद रखिए बुआ जी सबको झाड़ देती है, तो झाड़ से झारखंड, ठीक है। तो बुआ जी क्या करती हैं, सबको झाड़ देती है, तो बुआ से क्या है, अबुआ आवास योजना, ठीक है। बुआ क्या करती हैं, सबको झाड़ देती हैं। कौन झाड़ देती हैं साथियों, बुआ झाड़ देती हैं, ठीक है। आशा करती हैं छोटी सी ट्रिक थी, छोटा सा हैक था आपके लिए, ताकि एग्जाम में जाके कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमें पता है आप लोग को ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्मार्ट हैं और काफ़ी मेहनती भी हैं, पर कोई एक दो लोग होंगे जो हमारी तरह होंगे, जिनको कुछ नहीं याद होता, जो ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्रिक से काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन एक दो लोगों के लिए, बाकी आप लोग के लिए तो बस एक रिविजन है, ठीक है साथियों। तो ये बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, बहुत ही मामूली चीज़ कर रहे हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब आप लोग तो बिना ऐसे ही 1-2 बार पढ़ के ही याद कर लेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, एक दो लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ें कम देर से समझ में आती हैं, देर से याद होता है, उनके लिए, ठीक है साथियों। बाकी आप लोग तो बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी ही आप लोग को सफलता भी हासिल होगी, ये हमारी मनोकामना रहेगी हमेशा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे कौन झाड़ देगा साथियों, यहाँ पे बुआ झाड़ देंगी, ठीक है, बुआ झाड़ देती है ना। तो बुआ से याद रखिएगा अबुआ आवास योजना, और झाड़ से क्या याद रखेंगे हम लोग साथियों, झारखंड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल में ही ये न्यूज़ में आया था कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी जे ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन आएंगे इंडिया के साथ 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के लिए, ठीक है। 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के लिए कौन कौन आएंगे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी जे ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। याद रखिएगा डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, लॉयड ऑस्टिन है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है साथियों, एंथनी जे ब्लिंकन है, ठीक है। स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी जे ब्लिंकन, और डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन साहब, ठीक है। तो ये लोग आएंगे 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के लिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये 2+2 का मिनिस्टीरियल डायलॉग का फॉर्मेट है, ये कब आया था, ठीक है। तो आप लोग तो ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिए होंगे जब पेपर में आया होगा कि एंथनी जे ब्लिंकन आ रहे हैं और चलो ठीक है लॉयड जे ऑस्टिन आ रहे हैं, पर साथियों ये भी तो देखना है कि ये एक्चुअली में शुरू कब हुआ, इसका मतलब क्या है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। किन और कंट्रियों के साथ ये 2+2 हमारा
मिनिस्टीरियल डायलॉग है, तब जाके आपकी जो नॉलेज होती है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी प्रिपरेशन होती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। ठीक है, तो अपना सोचने का दायरा, अपने ज्ञान लेने का दायरा थोड़ा विस्तृत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों आपके ऑप्शंस हैं 2019, सेकेंड ऑप्शन है 2018, थर्ड ऑप्शन है 2020, लास्ट ऑप्शन है 2021। तो साथियों ये आया था पहली बार 2018 में। ठीक है, 2018 में आया था, जिसके चलते क्या हुआ था, 2+2 एक मिनिस्टीरियल डायलॉग का फॉर्मेट आया था, जिसमें डिफेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, यहीं पे लिखा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनको यहाँ पे यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है, उनको ऐसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माना जाता है। ठीक है, तो एंथोनी जे ब्लिंकन साहब और डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड जे एस्टिन साहब आएंगे 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग के लिए। ठीक है, और ये किसके साथ करेंगे, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। ठीक है, तो वही है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये ईडी के साथ ये जो है 2+2 डायलॉग होता है। ठीक है, ईडी के साथ 2+2 डायलॉग होता है। ठीक है, और ये साथियों कब से शुरू हुआ था, ये 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2018 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 2018। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये किस किस कंट्रीज के साथ है इंडिया ने सेटअप किया है, तो 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राजू के साथ 2+2 होता है। ठीक है, राजू के साथ 2+2 किया जाता है। ठीक है, 2+2 जो मिनिस्टीरियल डायलॉग है उसमें राजू जब हमेशा रहते हैं। ठीक है, राजू हमेशा किस में रहते हैं, 2+2 डायलॉग में। ठीक है, आर से क्या है साथियों, रशिया, ए से क्या है साथियों, ऑस्ट्रेलिया, जे से क्या है, जापान, और यू से क्या है, यूएस। ठीक है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। ठीक है, तो राजू जो है हर 2+2 में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है साथियों, एक बार फिर से देख लेते हैं 2+2 किसके साथ है, तो राजू के साथ है। ठीक है, राजू के साथ ये ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मतलब 2+2 जो मिनिस्टीरियल डायलॉग है वो किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है, तो राजू के साथ किया है। ठीक है, आर से क्या है, रशिया, ए से क्या है साथियों, ऑस्ट्रेलिया, जे से क्या है साथियों, जापान, और यू से क्या है, यूएसए, ना कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों अब कुछ वन लाइनर्स है, तो हमने सोचा है कि आप लोग ऐसे ही स्टेटमेंट से बता दें, क्या ज़रूरत है आपको पूरा क्वेश्चन पूछने की फिर ऑप्शन देने की, उसमें बहुत टाइम जाता है आपका। ठीक है, और एग्जाम्स हमेशा नज़दीक रहते हैं, ये मत सोचिएगा कि 2 महीने में है तो बहुत टाइम है। एग्जाम के लिए जो वक्त है हमेशा कम पड़ जाएगा आपको, हमेशा आपको लगेगा 1-2 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, अरे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, तो वो टाइम अभी है, अभी आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों राजेंद्र मेनन साहब हैं, उनको आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। ठीक है, राजेंद्र मेनन साहब को क्या किया गया है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का जो है चेयरमैन घोषित किया गया है। चेयरमैन री इलेक्ट हुए हैं फॉर अ ईयर ऑफ 4 टर्म। ठीक है, फॉर अ 4 ईयर टर्म। ठीक है, कौन है, राजेंद्र मेनन साहब किस में हुए हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हुए हैं। ठीक है, राजेंद्र मेनन साहब क्या हुए, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हुए हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों एनकोर से रिलेटेड। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है स्ट्रीमलाइन करने के लिए कैंडिडेट का नॉमिनेशन, वोटर टर्नआउट ट्रैकिंग, काउंटिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है उसका, एनकोर। ठीक है, एनकोर। ठीक है, एनकोर। ठीक है, एन कोर। ठीक है, तो ई से ही ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और ई से ही एनकोर है। ठीक है, वैसे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा, एनकोर किसका इनिशिएटिव है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट से रिलेटेड। तो एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट आई है 2023 की, जिसमें जो है शिव नादर साहब हैं, वो टॉप स्पॉट पे है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ की हैं। ठीक है, ये HCL टेक के फाउंडर हैं, क्या नाम है इनका, शिव नादर साहब है। ठीक है, ये किस लिस्ट में आए हैं, तो एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में आए हैं। ठीक है, एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। ठीक है, तो शिव जी आप ऐसे याद रखिएगा, शिव
शिव जी बहुत भोले हैं ना, भोले बाबा, आप कुछ भी मांगिए एकदम सच्चे दिल से, आपको पक्का वो देंगे, ठीक है। तो शिव जी बहुत ही भोले हैं, ठीक है, बहुत ही भोले हैं, आराम से चीज़ें दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, आराम से गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, जो शिव हैं, शिव नादर साहब, वो भी ऐसे ही गिफ्ट कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी वो डोनेशन दे रहे हैं, जिसके चलते वो टॉप स्पॉट पे है, ठीक है। तो कौन टॉप स्पॉट पे है, कौन सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपी देता है, तो शिव जी देते हैं, शिव जी मतलब शिव नादर साहब, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड, जहाँ पे अखिल हांडा ने रिजाइन कर दिया है और कदाक्तूर शीतल वेंकटेश मठ ने टेक ओवर किया है चार्ज ऑफ डिजिटल लेंडिंग, ठीक है, चार्ज ऑफ डिजिटल लेंडिंग किसने, इनका नाम है कटगातुर शीतल वेंकट स्मर्ट, ठीक है। तो इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डिजिटल लेंडिंग चार्ज है वो हासिल किया है या वो टेक ओवर किया है, किसके जाने के बाद, अखिल हांडा साहब के जाने के बाद ये किया है, ठीक है। ये जो अखिल हांडा साहब थे, ये बॉब वर्ल्ड में इनका काफ़ी योगदान था, ठीक है, बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन में डेवलप करने में इनका काफ़ी योगदान था। हालांकि इसको अभी रोक लगा दी गई है इसके कस्टमर ऑनबोर्डिंग पे, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा था ये किसके अंतर्गत हुआ था साथियों, हम लोग ने कल या परसों ही ये करंट अफेयर का एनालिसिस किया था कि आरबीआई सेक्शन 35 के शायद, ठीक है, 35 सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1939 के अंतर्गत ये एक्टिविटी की गई थी, ठीक है साथियों। आप हमको बताइएगा मैं यहाँ सही हूँ या गलत हूँ, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बीओबी जो डिजिटल लेंडिंग वर्टिकल है बीओबी का, उसमें अखिल हांडा के जाने के बाद कदातूर शीतल वेंकट स्मर्ट ने टेक ओवर किया है, ठीक है साथियों। तो एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नाम अजीब है तो आप आराम से ये गेस कर लेंगे वहाँ पे कि ये बीओबी के डिजिटल लेंडिंग के चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है मनोरंजन मिश्रा को, ठीक है, मनोरंजन मिश्रा साहब को क्या किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, किसको साथियों, मनोरंजन मिश्रा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे अपॉइंटमेंट मिला है आरबीआई द्वारा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट साथियों केरला गवर्नमेंट के एक अवार्ड से रिलेटेड, तो केरला गवर्नमेंट ने टी पद्मनाभन साहब को केरला ज्योति अवार्ड दिया है, ठीक है। केरला ज्योति अवार्ड किसको दिया गया है, टी पद्मनाभन साहब को। तो ये किसका अवार्ड है, ये केरला गवर्नमेंट का अवार्ड है, किसको मिला है केरला ज्योति अवार्ड, तो पद्मनाभन साहब को, ठीक है, टी पद्मनाभन साहब को, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो अगर आप बैंक के एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं ये न्यूज़, ठीक है। जो भी बैंक एस्पिरेंट्स हैं वही देखें ये न्यूज़, उन्हीं के लिए ये न्यूज़ रेलेवेंट है। तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने क्या निकाला है, मर्चेंट क्यूआर यूजिंग डिजिटल रूपी बाय आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो मर्चेंट क्यूआर निकाला गया है जिसके चलते डिजिटल रूपी से पेमेंट हो जाएगी, डिजिटल रूपी बाय आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इसके लिए क्यूआर लॉन्च किया है किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने किसके साथ को लेंडिंग मॉडल के लिए पार्टनरशिप की है, एसबीआई के साथ, और इससे किसको फायदा होगा, एमएसएमई को फायदा होगा, ठीक है। को लेंडिंग मॉडल में कौन है, सभी हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे हम लोग, को लेंडिंग मॉडल में सभी जो हैं वो महीन है, ठीक है, सभी महीन है, ये ट्रिक है साथियों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी महीन है, ठीक है। को लेंडिंग मॉडल में सभी महीन है, ठीक है, सभी महीन है को लेंडिंग मॉडल में। तो को लेंडिंग मॉडल पार्टनरशिप की ये बात कर रहा है ये टर्म, सभी से क्या मतलब है, एसबीआई। अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली तो आपको एसबीआई का अब तक हम लोग जो ट्रिक यूज़ करते हैं पता चल गया होगा कि वो सभी है, और महीन से क्या याद रखेंगे, महिंद्रा, ठीक है। तो महिंद्रा ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप की है, को लेंडिंग पार्टनरशिप की है टू बेनिफिट एमएसएमईज, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, फिर से देख लेते हैं ये ट्रिक, को लेंडिंग में सभी महीन है, ठीक है, को लेंडिंग पार्टनरशिप में सभी महीन है, सभी से क्या है, एसबीआई, और पार्टनरशिप किसके साथ हो रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ। और ये पार्टनरशिप जो को लेंडिंग पार्टनरशिप है ये किसको फायदा करेगी, ये एमएसएमई सेक्टर को जो है फायदा करेगी, एम्पावर करेगी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों सप्लाई पैक्ट से रिलेटेड, तो प्रोपेन की सप्लाई के लिए किसने किसने पैक्ट साइन किया है 15 साल के लिए, बीपीसीएल और गेल ने, ठीक है, बीपीसीएल और गेल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है प्रोपेन सप्लाई के लिए, ठीक है, प्रोपेन सप्लाई के लिए ये पार्टनरशिप हुई है किसके किसके बीच,
BPCL और गेल के बीच, ठीक है। तो बस याद रखिएगा बीजेपी, ठीक है, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, बस बीजेपी याद रखिएगा, ठीक है, बीजेपी। BPCL, गेल और प्रोपेन सप्लाई, ठीक है, BPCL, गेल और प्रोपेन की सप्लाई के लिए पैक्ट हुआ है। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, ठीक है। ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, एक निमोनिक बना दिए बीजेपी याद रखिएगा, जो बीजेपी है ना पार्टी, बस यहाँ से जी नहीं जी होगा, ठीक है, बीजेपी याद रखिएगा। तो 15 साल के लिए पैक्ट किया है बीजेपी ने। बीजेपी से क्या क्या है? बी से साथियों है BPCL, जी से है गेल और पी से है प्रोपेन सप्लाई के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा बी और जी ने किसके साथ किसके लिए पार्टनरशिप की है, किस चीज़ के लिए? बी और जी मतलब BPCL और गेल ने, तो आप बता पाएंगे पी के लिए, प्री मतलब प्रोपेन सप्लाई के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है प्रोपेन सप्लाई के लिए, तो आप बता देंगे बी ने की है, बी के साथ की है, BPCL के साथ की है। और आपसे अगर पूछेगा कि BPCL ने किसके साथ पार्टनरशिप की है प्रोपेन सप्लाई के लिए, तो आप बता पाएंगे बीजेपी, तो जी बचा है इसमें, तो जी से मतलब गेल, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों HSBC से रिलेटेड। तो HSBC जो है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, वो पहला ऐसा बैंक बना है फॉरेन बैंक जो कि ई बैंक गारंटी जो है इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज इंट्रोड्यूस करेगा। ये ऐसा पहला बैंक बना है, ठीक है, पहला फॉरेन बैंक बना है इंडिया में जो कि इंट्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या होता है? तो वही जो बैंक गारंटी होती है, ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड बैंक गारंटी, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कहते हैं, ठीक है। और ये किसने लाया है? HSBC ने लाया है, ठीक है, HSBC ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है लॉन्च की है, EBG, ठीक है। EBG किसने लॉन्च किया साथियों? HSBC ने। ये पहला ऐसा फॉरेन बैंक है जिसने ये पहला ऐसा फॉरेन बैंक इंडिया में है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है, ठीक है। वैसे कई जैसे PNB है, BOB है, इन सब ने ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, पर वो इंडियन बैंक है, ये जो है फॉरेन बैंक है, ठीक है साथियों, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है इंडिया फर्स्ट, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको गिफ्ट सिटी में जो है रजिस्ट्रेशन मिल गया है, ठीक है। गिफ्ट सिटी आप जानते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, ठीक है, गिफ्ट जानते हैं आप जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, ठीक है। तो इस गिफ्ट सिटी में पहली कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला है? तो इंडिया फर्स्ट, ठीक है। तो नाम से ही पता चल जाएगा ये फर्स्ट LIC है, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिनको रजिस्ट्रेशन मिला है गिफ्ट में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन मिला है, और ये पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसको गिफ्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन मिला है, ठीक है साथियों। इजी सा था, एकदम डायरेक्ट सा था, इसमें कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप नाम से ही पहचान जाएंगे। और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि ये नहीं पूछेगा क्योंकि इसके नाम में ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हो सकता है इसलिए एग्जामिनर ना पूछे आपसे, ठीक है, पर पढ़ना हमारा काम है तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे डेज एंड थीम्स की बात हो रही है। तो नवंबर 5 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, सुनामी अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको ये बताना है, आपको ये पता होगा कि इसकी थीम क्या थी इस बार की। तो इस बार की जो थीम है वो है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है, फाइटिंग इक्वालिटी फॉर रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। तो सुनामी अवेयरनेस डे की ये थीम थी, क्या थी? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलियंट फ्यूचर किसकी थीम है? सुनामी अवेयरनेस डे की थीम है, ठीक है, सुनामी अवेयरनेस डे की थीम है, किसकी? सुनामी अवेयरनेस डे की थीम है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि किस बैंक ने पार्टनरशिप की है इक्जिगो के साथ टू अनवील प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड फॉर मॉडर्न ट्रैवलर्स, ठीक है। तो इक्जिगो ने किसके साथ, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो आपके ऑप्शन है साथियों एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेकेंड ऑप्शन है बंधन स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड ऑप्शन है कोटक स्मॉल फाइनेंस बैंक, और लास्ट ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये इक्सिगो के साथ किसने पार्टनरशिप की है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्सिगो ने अनवील किया है प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड फॉर मॉडर्न ट्रैवलर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा एम करना है ट्रैवल का, ठीक है, एम करना है किसका? ट्रैवल का, ठीक है, ट्रैवल का आपका हमेशा एम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैर कर
दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो फिर ये जवानी कहाँ। ठीक है, तो ट्रैवल हमेशा आपको करना चाहिए। अभी जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब आप बिल्कुल ट्रैवल करिएगा, तब और मज़ा आएगा ट्रैवल करने में। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा ट्रैवल का एम होना चाहिए। ए से क्या है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आई से क्या है, इक्जिको, इक्जिको। ठीक है, और एम से क्या है, मॉडर्न ट्रैवलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मॉडर्न ट्रैवलर्स के लिए को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार ये ट्रिक देख लेते हैं। एम करना है ट्रैवल के लिए। ठीक है, एम करना है किसके लिए साथियों, ट्रैवल के लिए एम करना है। ठीक है, ट्रैवल के लिए एम करना है। ए से क्या है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आई से क्या है, इक्जिगो। और एम से क्या है, मॉडल ट्रैवलर्स। ठीक है, मॉडर्न ट्रैवलर्स। और ट्रैवल क्या है, ये को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। लास्ट है साथियों, ये आज की लास्ट स्लाइड है और ये सेशन हम यहाँ पे समाप्त होगा कि जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस है उन्होंने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज की है क्या, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। ठीक है, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसकी इनिशिएट या किसकी रिलीज है, किसकी पब्लिकेशन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की है। ठीक है, तो ई से इकोनॉमिक्स याद रखिएगा, ई से इकोनॉमिक्स और ई से इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसकी है, ई वाले से होगी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको जितनी भी ट्रिक्स बताई गई हैं, जितना भी एनालिसिस किया गया है, जितना भी बैकग्राउंड नॉलेज दी गई है, सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार और वीडियो देख लीजिएगा आराम से, आपको सब चीज़ संपूर्णता समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, खूब अच्छे से मेहनत करिएगा, एंजॉय कीजिए ये प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपको यही चीज़ें याद आएंगी कि आप कैसे स्ट्रगल करके चीज़ों को धीरे धीरे से स्टार्ट करके इतना बड़ा आपने एम अचीव किया है। ठीक है साथियों, तो इस आशा के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे 5 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।